हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना रिवीजन हम करेंगे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का। यस, चैप्टर इज स्मॉल बट आ जाता है इससे क्वेश्चन, तो इतना मुश्किल नहीं होता है इसका क्वेश्चन। तो फटाफट से हम करते हैं अपना अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। सबसे पहली बात, एडवांस रूलिंग एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों? एडवांस रूलिंग एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों? सिंपल सी बात है, जब हमें किसी चीज पे कंफ्यूजन होता है कि ये चीज क्यों है, टैक्स में जीएसटी में कंफ्यूजन हो रहा है कि कितने मेरी लायबिलिटी आएगी, मुझे प्रोविजन समझ नहीं आ रहे, क्या मैं कुछ ऐसा करूंगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग एडवांस में ही जान लेना कि मेरी कितनी लायबिलिटी बनेगी। मतलब प्लानिंग करना अपने आप को फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए प्लान करके चलना कि कितना मेरा जीएसटी लगेगा, क्या मेरा एक्शन होगा, क्या मैं ऐसा करूंगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। मतलब इन एडवांस आपको कुछ चीजें जाननी है, तो उसके लिए आप पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे पहले ही रूलिंग ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड द एडवांस रूलिंग। मतलब एडवांस में ही जान लो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रेट होगा, क्या मैं टैक्सेबल हूं नहीं हूं, इन सब चीजों के लिए एडवांस में ही जान लो। चलो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटिंग अप द मैकेनिज्म ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग का मैकेनिज्म सेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ऐसा किया गया कि एडवांस रूलिंग को सेटअप किया गया? ठीक है, देखो, प्रोवाइड द सर्टेनिटी इन द टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस। सिंपल सी बात है, आपने कोई एक्टिविटी करनी है, एन एक्टिविटी प्रपोज टू बी, एक एप्लीकेंट है, वो कोई एक्टिविटी करना चाहता है, एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन, मैं करना चाह रही हूँ कोई एक्टिविटी, उसके रिगार्डिंग मुझे टैक्स की लायबिलिटी का पहले से ही पता चल जाए, तो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी इन द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में आपको पहले ही सर्टेनिटी प्रोवाइड कर पा रहा है। किस चीज की टैक्स लायबिलिटी? जो एक्टिविटी आपने करनी है उससे रिलेटेड पहले ही सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? अट्रैक्ट द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाय इंश्योरिंग द सर्टेनिटी इन द टैक्सेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स की सर्टेनिटी होने लग जाएगी तो फॉरेन वाले भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पता होगा कि क्या क्या उनका टैक्स आने वाला है, कितना उनका एक्सपेंस रहेगा। तो दो चीजें हमने पढ़ी, क्या पढ़ी? सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा? सर्टेनिटी इन द टैक्स लायबिलिटी। जो भी आपने एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन करनी है उसकी टैक्स लायबिलिटी आपको एडवांस में पता चल जाएगी। दूसरा, एफडीआई को आप अट्रैक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाएगा कितना टैक्स उनका आने वाला है। रिड्यूस द लिटिगेशन, जब आपने कोई चीज पहले ही उनसे डिसाइड कर ली कि ऐसे ऐसे बनेगी तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, तो केसेस कम लगेंगे, लिटिगेशन कम होंगे। तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि ऐसे ऐसे है, तो अब बाद में बहानेबाजी नहीं लगाओगे, ज्यादा लिटिगेशन नहीं बढ़ेंगे। तीन चीजें हमने पढ़ी, मेरे साथ रिपीट करो। सर्टेनिटी इन द टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी की सर्टेनिटी हो जाएगी किसके रिगार्डिंग? जो आप एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन करने वाले हो उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स लायबिलिटी की सर्टेनिटी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है एफडीआई की इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि टैक्स लायबिलिटी पहले ही क्लियर हो जाएगी। थर्ड हमने क्या पढ़ा? जो लिटिगेशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, फिर प्रोनाउंस रूलिंग द एक्सपेडिशन इन ए ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर। रूलिंग जो है वो प्रोनाउंस होगी, जल्दी से प्रोनाउंस होगी, ट्रांसपेरेंट मैनर। क्यों? क्योंकि आप पहले ही जानना चाह रहे हो, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ डिसाइड होगा एंड रूलिंग अनाउंस होगी। चार चीजें हमने पढ़ी, मेरे साथ रिपीट करो फटाफट से आंखें बंद करके। चार चीजें हमने पढ़ी। नंबर 1, सर्टेनिटी इन द टैक्स लायबिलिटी, किस चीज के लिए? एक्टिविटीज प्रपोज टू बी अंडरटेकन। सर्टेनिटी इन द टैक्स लायबिलिटी किस चीज के लिए? एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन। सेकंड हमने पॉइंट क्या पढ़ा? एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि टैक्स लायबिलिटी उनको पहले ही पता चल जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या था? रिड्यूस होगा लिटिगेशन। क्या था? रिड्यूस होगा लिटिगेशन। फोर्थ क्या था? प्रोनाउंस होंगी रूलिंग इन एक्सपेडिशनली इन अ ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर। ट्रांसपेरेंट तरीके से रूलिंग को प्रोनाउंस किया जाएगा। चार चीजें पढ़िए, रिपीटेड का क्वेश्चन इसका आता है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन
फॉर विच एडवांस रूलिंग कैन बी सोट, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनके लिए एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। सेक्शन 97 क्या कहता है, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनके लिए एडवांस रूलिंग ली जा सकती है। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये पता करना कि गुड्स या सर्विसेज है, ये गुड्स है सर्विसेज है, क्लासिफाई करना कि जो हमने सप्लाई करी है वो सब गुड्स की सप्लाई है, सर्विसेज की सप्लाई है या बोथ, ये सब डिसाइड करना। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाय अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी, मतलब कोई नोटिफिकेशन आया जीएसटी वालों का, जीएसटी वालों को नोटिफिकेशन आया तो हमने ये देखना कि क्या ये नोटिफिकेशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल है नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकती हूँ। पहली बात मैं क्यों जाऊंगी उनके पास, मान लो मैंने कोई सप्लाई कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, मुझे बाइफरकेट करना क्यों जरूरी है, आप बताओ मुझे। बाइफरकेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गुड्स के रेट अलग हैं, सर्विसेज के रेट अलग है, इसलिए सर्विसेज और गुड्स में बाइफरकेशन करना जरूरी है। किस किस चीज के लिए हम जा सकते हैं, सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है ये जानने के लिए, सेकंड ये जानने के लिए जो नोटिफिकेशन आपने इशू करा है क्या वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। फिर ऑब्वियस सी बात है सप्लाई कर दी, सप्लाई के बाद क्या आता है टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू सप्लाई, ये जानने के लिए, ठीक है। फिर इनपुट, देखो याद करने का तरीका देखो, सप्लाई होती है और एक देखो एक सेल होती है एक परचेज होती है, परचेज में आ जाएगा आईटीसी, वो क्वेश्चन के लिए भी आप जा सकते हो। क्वेश्चन क्या बनेगा, एडमिसिबिलिटी ऑफ द आईटीसी, जो टैक्स मैंने पे किया है क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं या नहीं ले सकता, तो वो हो गया आईटीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। सप्लाई में क्या आता है, सप्लाई में आता है सप्लाई ऑफ द गुड्स, वैल्यू आती है, टाइम आता है, टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई ये आता है, ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। फिर अब ऑब्वियस ही बात है आपने नेट करके निकाल दिया, उसके ऊपर लायबिलिटी कितनी बनेगी टैक्स की, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। देखो लर्न करने का तरीका, 3 पॉइंट तो सीधे हो गए, सप्लाई का पॉइंट, सप्लाई का देखो, सेल का पॉइंट, परचेज का पॉइंट एंड लायबिलिटी, इतना तो आपको क्लियर है। सेल परचेज लायबिलिटी, सेल में क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई जानने के लिए, वैल्यू सप्लाई जानने के लिए, दूसरा क्या जानने के लिए, गुड्स की सप्लाई है सर्विसेज की सप्लाई है। फिर आईटीसी में क्या जो मैंने टैक्स पे किया है वो एडमिसिबल है एज एन आईटीसी, वो फिर जब दोनों को नेट करेंगे मुझे नेट कितना पे करना है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। एक पॉइंट आ गया कि जो नोटिफिकेशन आपने इशू किया है क्या वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। चलो उसके बाद आता है क्या एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर, क्या मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, आप इसके लिए भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। फिर क्या कह रहे हैं, वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट, जो अप्लाई कर रहा है उसने कोई ऐसी चीज करी है गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग, क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अमाउंट्स टू रिजल्ट, देखो वेदर anything done by the applicant with respect to any goods or services or both or result in a supply of goods or services। मैं जानना चाह रही हूँ कि मैं जो एक्टिविटी कर रही हूँ क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब जो मैंने एक्टिविटी की है क्या वो सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही, सप्लाई बन रही है तो गुड्स की बन रही है या सर्विसेज की बन रही है। मेरे साथ रिपीट करेंगे फटाफट से रिपीट करेंगे किस किस क्वेश्चंस के लिए मैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकती हूँ। नंबर 1 मेरे दिमाग में आना चाहिए सेल परचेज टैक्स। सेल में 2 चीजें हमने पढ़ी, क्या कोई भी चीज क्या डिटरमाइन करना है मुझे, टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा क्या देखना था, जो मैंने सप्लाई करी है वो सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की, उसको क्लासिफाई कर दो प्लीज, ठीक है। फिर आईटीसी पे आओ, एडमिसिबिलिटी ऑफ द आईटीसी, जो मैंने टैक्स पे किया है फॉर अ पीरियड क्या उसको एज एन आईटीसी में एडमिट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। फिर लायबिलिटी पे आए तो आप मुझे बता दो डिटरमाइन करके लायबिलिटी क्या है। फिर नोटिफिकेशन आपने जो इशू किया क्या वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन। फिर हमने क्या पढ़ा, वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मुझे क्या रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फिर मैंने कोई एक्टिविटी करी क्या वो सप्लाई बनी या नहीं बनी। सिंपल से क्वेश्चन थे, अगर पूरा जीएसटी दिमाग में लगाओगे तो वहीं से क्वेश्चन उनके मेन टॉपिक्स उठा के बनाए गए। 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव क्या था और
किस किस चीज के लिए आप जा सकते हो। फिर मैटर विच कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिसके लिए आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पेंडिंग है किसी प्रोसीडिंग में, ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके आप नहीं जा सकते हो, या फिर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उसके लिए भी आप नहीं जा सकते हो। चलो फिर आता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। चलो देखो क्या कहते हैं, प्रोसीजर बताएगा ये क्या बोल रहा है, फटाफट से देखते हैं। ये कह रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर सर्विस टैक्स एक्ट शैल डीम टू बी द, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या यूनियन टेरिटरी में की गई थी, शैल डीम टू बी द मतलब सेम बन जाएगी वही इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो सीजीएसटी वाली हुई वही एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की मानी जाएगी, कुछ खास पॉइंट ये नहीं है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के मेंबर कौन बन सकते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वो लोग बन सकते हैं, लेकिन किनको अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट भी, ऐसे ऑफिसर्स को जो जॉइंट कमिश्नर के बिलो के नहीं होंगे, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी, ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी विच आर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। फिर आ जाओ appellate authority for the advanced ruling constituted under the provision of the state goods and services tax union goods and services shall deemed to be the state और यूनियन टेरिटरी सीजीएस। वो कह रहे हैं जो सर्विस टैक्स वगैरह में होगा वही सीजीएसटी के लिए भी हमारा माना जाएगा, जो सर्विस टैक्स में होगी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग वही सीजीएसटी के लिए भी हम मान लेंगे। फिर आ जाओ thus it can be seen that both the authority of advanced ruling and appellate authority, मतलब एक अथॉरिटी है एक appellate, जब आप अथॉरिटी से परेशान होगे तो ऊपर अपील करने के लिए appellate अथॉरिटी आ जाती है ना, अंडर द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी नोट द सेंट्रल एक्ट। देखो क्या कह रहा है, thus it can be seen that क्या देखा जा सकता है, both the authority for advanced ruling and the appellate authority for advanced ruling is constituted under the respective act। सेंट्रल एक्ट में नहीं होगा, रिस्पेक्टिव एक्ट में होगा, एसजीएसटी में स्टेट में होगा या फिर यूनियन टेरिटरी में होगा। दिस मीन दैट ruling given by AAR and AAR shall be applicable only within the jurisdiction, मतलब जिस एरिया के jurisdiction ने दिया वही उसके लिए applicable होगी। It is also reason that the question on determination of place of supply cannot be raised। इसी यही रीजन है, मैंने आपको क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हम नहीं लेके जा सकते हैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। क्यों, क्योंकि रिस्पेक्टिव एरिया का जुरिस्डिक्शन उसको देखेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो दो जगह को इन्वॉल्व कर सकता है ना। तो सिंपल सी बात आपने क्या याद रखनी है, ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हम रेज नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन हम रेज नहीं कर सकते हैं। चलो फिर आता है प्रोसीजर क्या है, एडवांस रूलिंग लेने का प्रोसीजर क्या है। चलो एडवांस रूलिंग लेने का प्रोसीजर क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे चलेगा, वो है एडवांस रूलिंग का प्रोसीजर। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एप्लीकेंट डिजायर ऑफ, जो पर्सन डिजायर है, जो लेना चाहता है एडवांस रूलिंग, उसको एप्लीकेशन करनी है किसमें, उसमें एप्लीकेशन करनी है AAR को, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन करनी है और फीस कितनी होगी 5000 रुपए। सिंपल सी बात है, मेरे साथ फटाफट लर्न करते चलो। जो एप्लीकेंट जो पर्सन अप्लाई करना चाह रहा है उसको बोले एप्लीकेंट डिजायर, जो लेना चाहता है एडवांस रूलिंग वो क्या करेगा, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और फीस सबमिट करेगा कितने की, 5000 की। अपॉन द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मिल जाएगी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेंड करेगा कंसर्न्ड ऑफिसर को, उसका जो एरिया होगा जुरिस्डिक्शन उसके कंसर्न्ड ऑफिसर को कॉपी सेंड करेगा, अगर जरूरी होगा तो रिकॉर्ड्स भी मंगवाएगा। ठीक है, द रेलेवेंट रिकॉर्ड कॉल्ड बाय द AR शैल बी रिटर्न टू द कंसर्न्ड ऑफिसर। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने मान लो कंसर्न्ड ऑफिसर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए, तो वो उनको क्या करेगा, जैसे उसका काम पूरा होगा वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेगा, फिर वो वापस कर देगा उनको। सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ी, मेरे साथ रिपीट करो। जो भी बंदा एडवांस रूलिंग लेना चाहता है वो एप्लीकेशन
करेगा विद द प्रेस्क्राइब्ड फी ऑफ कितने की 5000 की फीस के साथ वो एप्लीकेशन करेगा। फिर क्या बोला गया, जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, वो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन क्या करेगा, किसको सेंड करेगा, कंसर्न्ड ऑफिसर को। अगर उसको जरूरत लगती है तो डॉक्यूमेंटेशन मंगाएगा, जैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन मंगाए एज सुन एज वो रिटर्न भी कंसर्न्ड ऑफिस को कर देगा। फिर आता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में देन एग्जामिन द, तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगा, एग्जामिन द एप्लीकेशन अलोंग विद द रिकॉर्ड, एप्लीकेशन को भी वो चेक करेगा एंड रिकॉर्ड को भी चेक करेगा, और उसकी मर्जी होगी तो वो एप्लीकेंट को सुन भी सकता है, उससे बातचीत भी कर सकता है। देयर आफ्टर ही शैल पास एन ऑर्डर ऑफ इधर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। ध्यान रखना एडवांस रूलिंग का रिजल्ट नहीं है ये क्या रिजल्ट है कि क्या हम अपनी एप्लीकेशन को एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपनी एप्लीकेशन को एडमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 3 पॉइंट हमने पढ़े, मेरे साथ रिपीट करो। द पर्सन डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग, ध्यान रखना है प्रोसीजर आ जाता है पेपर में, जो पर्सन डिजायरस है, जो लेना चाहता है, वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, फीस देगा 5000 की। जब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को वो मिल जाएगा तो कंसर्न्ड ऑफिसर को भेज देगा एप्लीकेशन। अगर उसका मन होगा तो वो क्या करेगा, उनसे डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाएगा, फिर उसके बाद वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट भी। अगर उसका मन चाहे तो बंदे को सुन भी सकता है, उसके बाद वो रूलिंग देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, डिसीजन देगा कि क्या हम आपकी एप्लीकेशन को एडमिट कर रहे हैं, क्या अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आप पे अप्लाई होगी या नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग शैल नॉट बी एडमिटेड वेयर क्वेश्चन रेज इज ऑलरेडी पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीजर। अगर जो क्वेश्चन ऑलरेडी कहीं पेंडिंग है या फिर डिसाइड हो चुका है, आप उसके लिए फिर से एडवांस रूलिंग लेने जा रहे हो तो उसको हम एडमिट नहीं करेंगे। ये सीधी सीधी बात बोली गई है। फिर अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो स्पीकिंग ऑर्डर से देना पड़ेगा, उसको रीजन भी बताने पड़ेंगे कि हम आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। इफ द एप्लीकेशन इज एडमिट, अगर एडमिट आपने कर ली तो 90 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, रूलिंग को प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ध्यान रखना 90 डेज के अंदर अंदर रूलिंग को प्रोनाउंस करना पड़ेगा। कब, रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। ध्यान रखना 90 डेज तब से नहीं है जब से आपने एडमिट करी है, 90 डेज तब से है जब से आपके पास एप्लीकेशन आई थी। ये एमसीक्यूज में फंसता है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना 90 डेज कब से हैं, 90 डेज तब से हैं जब से आपके पास रिसीट ऑफ एप्लीकेशन हुआ था, ना कि जब आपने उसको बोला कि ठीक है हम आपकी एडमिट करें। नहीं, 90 डेज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन से है। बिफोर गिविंग इट्स रूलिंग वो क्या करेगा, अगर उसको कुछ मटेरियल चाहिए एप्लीकेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो भी मंगवा सकता है। बिफोर गिविंग द रूलिंग वो क्या करेगा, हियर करेगा एप्लीकेंट को या फिर उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को उसको सुनना पड़ेगा। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मान लो 2 मेंबर बैठे हैं एआर के, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के 2 मेंबर बैठे हैं, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ये वो पॉइंट जिसपे डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, एपेलेट अथॉरिटी पे। अगर एपेलेट अथॉरिटी वाले भी कॉमन डिसीजन पे नहीं आ रहे तो ये बोल दिया जाएगा कि इस मैटर पे एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखना नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं असेसमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, अपील में ऊपर चले जाओ। यहाँ पे क्या है, अगर एपेलेट अथॉरिटी भी कॉमन डिसीजन पे नहीं आ पा रही है तो क्या होगा कि ऐसे पॉइंट पे हम एडवांस रूलिंग दे ही नहीं सकते हैं। कॉपी ऑफ द रूलिंग शैल बी साइंड बाय द मेंबर सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एप्लीकेंट को भी भेजी जाएगी, कंसर्न्ड ऑफिसर को भी भेजी जाएगी, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी भेजी जाएगी। एप्लीकेंट को, कंसर्न्ड ऑफिसर को एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी भेजी जाएगी कॉपी। चलो फिर से रिपीट करो मेरे साथ फटाफट से। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने क्या देखा, जो पर्सन लेना चाहता है वो क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, 5000 की फीस देगा। फिर जब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को मिल जाएगी एप्लीकेशन, वो क्या करेगी, एप्लीकेशन कंसर्न्ड ऑफिसर को देगी। अगर उसको नेसेसरी लगेगा तो रिकॉर्ड्स मंगवाएगी एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो एज सून एज उनको रिटर्न भी कर देगी। फिर एग्जामिन करने के बाद या फिर पर्सन को सुनने के बाद फिर वो डिसाइड करेगी कि एडमिट करना है या नहीं करना। अगर एडमिट नहीं करना तो उसको रीजन देने पड़ेगा और स्पीकिंग ऑर्डर से देना पड़ेगा। अगर एडमिट करना है तो 90 डेज के अंदर अंदर रूलिंग प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। अगर आप 90 डेज में नहीं, अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के 2 ऑफिसर्स के बीच में एक साथ अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो क्या करेंगे, एपेलेट अथॉरिटी को रेफर करेंगे। अगर एपेलेट अथॉरिटी भी नहीं कर पा रही है तो सीधी सी बात है इस मैटर पे एडवांस रूलिंग हो ही नहीं सकती है। चलो, और कॉपी किसको जाएगी, एप्लीकेंट को जाएगी, कंसर्न्ड ऑफिसर को जाएगी एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर के पास चली जाएगी। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एएआर
टू द एपेलेट अथॉरिटी। क्या कह रहा है वो? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ, मान लो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कोई ऑर्डर दे दिया, उसके अगेंस्ट आप एपेलेट अथॉरिटी को आप एपेलेट अथॉरिटी को क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। इफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट क्या है? अग्रीव्ड बाय द फाइंडिंग ऑफ ईयर। अग्रीव्ड वो कैसे होगा? मान लो उन्होंने बोल दिया कि आपको तो भाई 15 लाख का टैक्स बनेगा, आप कह रहे हो नहीं नहीं 15 लाख का तो बनेगा ही नहीं, इतने की तो मेरी वैल्यू नहीं है, आप 15 लाख का टैक्स बना रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो सिंपल सी बात क्या हुई? अगर अगर एप्लीकेंट जो क्या है, एप्लीकेंट अगर एग्रीव्ड है, एप्लीकेंट किस क्या है? एप्लीकेंट अगर अग्रीव्ड है बाय द, एप्लीकेंट इज एग्रीव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो अपील फाइल किसको कर सकता है? वो अपील फाइल कर सकता है, अथॉरिटी एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अपील फाइल कर सकता है। सिमिलरली अगर कंसर्न्ड और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर नॉट एग्री विद द एआर, तो वो भी कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेंट भी कर सकता है, कंसर्न्ड या जुरिसडिक्शनल ऑफिसर भी कर सकता है। तीनों में से जिन जिन के पास वो जाना था रिजल्ट, वो तीनों में से कोई भी कर सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होगा? कंसर्न्ड ऑफिसर विल बी ऑफिसर इन हुज जुरिसडिक्शन द एप्लीकेंट इज लोकेटेड। नॉर्मल में क्या होता है? कंसर्न्ड ऑफिसर ही जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होता है, क्योंकि जिसके जुरिसडिक्शन में वो डिसाइडेड है वही कंसर्न्ड ऑफिसर होता है। Thus it can be seen that appellate authority is also treated as an advance ruling। ठीक है, तो ये क्या देखा जा सकता है? डिसीजन ऑफ एपेलेट अथॉरिटी इज ट्रीटेड एज एन एडवांस रूलिंग। चलो, तो जनरली क्या माना जाएगा? जो एपेलेट अथॉरिटी है उसी का ही एडवांस रूलिंग माना जाता है। अपील मस्ट बी फाइल, कब तक अपील फाइल करते हैं? हर जगह हमने पढ़ा हुआ नॉर्मली विदिन 30 डेज ऑफ द, कहां से 30 डेज, कहां से खाना खाया जब हमने उसके 30 डेज के बाद? नहीं, 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एडवांस रूलिंग। जब आपको एडवांस रूलिंग मिल गई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। एपेलेट अथॉरिटी में फॉर एडिशनल 30 डेज का भी आपको टाइम पीरियड दे सकता है, अगर देयर इज सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले, अगर सफिशिएंट कॉज है तो दे सकता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर कोई एप्लीकेंट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से एग्रीव्ड है तो वो अप्लाई कर सकता है एपेलेट अथॉरिटी पे, 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर सकता है। और कौन अप्लाई कर सकता है? कंसर्न्ड और जुरिडिक्शनल ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है। अपील फाइल करनी है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, वहां फीस थी 5000, यहाँ डबल होगी क्योंकि बड़ी पार्टी है, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10,000 देने पड़ेंगे। ठीक है। हाउएवर अगर कंसर्न्ड और जुरिडिक्शनल ऑफिसर कर रहे हैं तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ये फीस किसके लिए है? दिस फीस इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एप्लीकेंट ओनली, एप्लीकेंट के लिए है। एपेलेट अथॉरिटी मस्ट पास, इसको भी 90 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर देना है। इफ द डिफर करते हैं किसी पॉइंट पे तो क्या बन जाएगा कि इसके लिए एडवांस रूलिंग दी नहीं जा सकती है। सेड अथॉरिटी कैन कंफर्म भी कर सकते हैं। मान लो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कोई ऑर्डर दिया तो एपेलेट वाले क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। दो ही चीजें कर सकते हैं, कंफर्म या मॉडिफाई। एनल वनल नहीं करेंगे, या कंफर्म करेंगे या मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। अ कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द एपेलेट अथॉरिटी शुड बी साइंड बाय द, कौन साइन करेगा? उसको मेंबर करेंगे, सर्टिफाइड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एप्लीकेंट को दी जाएगी, कंसर्न मेंबर को दी जाएगी, जुरिसडिक्शन को दी जाएगी। बात तीनों में सेम आ रही है। सिंपल सी बात हमने पढ़ ली, दोनों सेम सेम से पॉइंट से ध्यान रखना। 30 दिन में अप्लाई करना है, 90 डेज में वो देगा। उसके बाद 5000 वहां की फीस थी, 10,000 अपीलेट की फीस है। ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है? अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ही डिफर हो जाए, अपीलेट वाले हो जाए डिफर, तो ये मान लिया जाएगा कि इसके ऊपर एडवांस रूलिंग दी नहीं जा सकती है, दी नहीं जा सकती है। फिर आ जाओ जी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स पे। लॉ गिव्स द पावर, दोनों को पावर मिल रही है रेक्टिफाई करने की। ध्यान रखना, रेक्टिफाई करने की पावर दोनों को मिल रही है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को भी एंड एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को भी, टू अमेंड देयर ऑर्डर टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। ये चीज रट लो, ये डीटी में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। अमेंड देयर ऑर्डर टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जब आपने ऑर्डर दिया उसके 6 महीने के अंदर अंदर मिस्टेक जो आपको ऊपर ऊपर से दिख रही है अपैरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सच मिस्टेक में भी नोटिस बाय द अथॉरिटी, ये मिस्टेक कौन नोटिस करेगा? अथॉरिटी भी नोटिस कर सकती है, और या फिर एप्लीकेंट भी उनको ब्रॉट टू नोटिस ला सकता है कि देखो ये आपने गलत किया, कंसर्न भी जुरिसडिक्शनल भी। सिंपल सी बात है, वो खुद भी नोटिस कर सकते हैं या फिर एप्लीकेंट की उनके नजर में ला सकता है। इफ द रेक्टिफिकेशन की वजह से क्या होगा?
इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द, या तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर आईटीसी कम हो रहा है, तो एप्लीकेंट के अगर किसी नुकसान में बात हो रही है, एप्लीकेंट के रिवर्स कोई बात हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। एप्लीकेंट मस्ट बी हर्ड बिफोर द ऑर्डर इज पास, एप्लीकेंट मस्ट बी हर्ड बिफोर द ऑर्डर इज पास। चलो नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग किस किस पे होगी, बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट, ओनली ऑन द एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है, ऑन द कंसर्न्ड और जुरिसडिक्शनल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एप्लीकेंट। एडवांस रूलिंग नॉट एप्लीकेबल टू सिमिलरली प्लेस्ड टैक्सेबल पर्सन, मतलब क्या कह रहा है, एडवांस रूलिंग जो है, मान लो मेरे जैसी ट्रांजैक्शन मेरे ब्रदर ने करी तो सिमिलरली प्लेस्ड टैक्सेबल पर्सन हुआ वो, बट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसके ऊपर अप्लाई, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया है एप्लीकेंट के ऊपर है या फिर जुरिसडिक्शनल कंसर्न ऑफिसर के ऊपर है, सिमिलरली प्लेस्ड टैक्सेबल पर्सन के ऊपर नहीं है। सिमिलरली प्लेस्ड, मैं बार बार वर्ड्स को ध्यान दे रही हूं जहां जो जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, सिमिलरली प्लेस्ड टैक्सेबल पर्सन के ऊपर ये नहीं है। इट इज ओनली लिमिटेड टू द पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर द एडवांस रूलिंग, ये उसी पे होगा जिसने एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया है। फिर क्या कहता है, लॉ डज नॉट प्रोवाइड, टाइम पीरियड कुछ नहीं बता रहा है, लॉ कह रहा है जब तक कुछ लॉ सर्कमस्टांसेस वगैरह चेंज नहीं हो जाते तब तक ये अप्लाई चलता रहेगा, जब तक कुछ सर्कमस्टांसेस वगैरह चेंज नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे हम ये मान लेंगे कि एडवांस रूलिंग जो है, तुम्हारे ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे हम ये मान लेंगे कि जो एडवांस रूलिंग है वो वॉइड हो गई है, एडवांस रूलिंग है जो क्या हो गई है, वॉइड हो गई है। सेक्शन 104 क्या कहता है, एडवांस रूलिंग शैल बी वॉइड एंड हेंस वुज लॉस्ट इज बाइंडिंग वैल्यू। जब किसी चीज को आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो बाउंडेशन की वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी। इफ कब होएगी, इफ दे फाइंड दैट कि आपने जो एप्लीकेंट ने जो ली है एडवांस रूलिंग वो फ्रॉड से ली है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन से ली है, ठीक है, आपने जो फैक्ट्स बताए वो गलत बताए, मतलब आपने गलत तरीके से धोखे से ले लिया, तो वो वॉइड मान लेंगे। कंसीक्वेंटली क्या होगा, सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे आपके ऊपर, ये मान के कि एडवांस रूलिंग आपने कभी ली ही नहीं है। ऑल द प्रोविजन शैल अप्लाई टू द एप्लीकेंट इफ सच एडवांस रूलिंग हैज नेवर बीन मेड, ये मान लिया जाएगा कि एडवांस रूलिंग कभी ली नहीं गई है। एंड ऑर्डर डिक्लेयरिंग द एडवांस रूलिंग पास, आप उसको वॉइड कब डिक्लेयर करोगे, सबसे पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट, पहले एप्लीकेंट को हियर करो फिर ये डिक्लेयर करो कि एप्लीकेशन जो है वॉइड हो गई है। कॉपी किसको भेज जाएगी, एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, ये सेम बात है। चलो लास्ट पॉइंट एक बचता है, क्या कह रहा है, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। सिविल कोर्ट प्रोसीजर वाली उनके पास पावर है किस किस चीज के लिए, डिस्कवरी इंस्पेक्शन के लिए, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, एग्जामिनिंग, इशूइंग कमीशन, रिपीटेटिव बेसिस पे जो पॉइंट आ रहे हैं। बोथ द अथॉरिटीज आर डीम्ड टू बी द सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, सिविल कोर्ट को हमको मान लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। एनी प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी शैल डीम टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ध्यान रखना इन अथॉरिटी के आगे कोई भी जो प्रोसीडिंग हुई उसको हम ये मानेंगे कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। सिंपल सी बात है, जो जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, जो जो मैंने आपको रिपीट लर्न कराए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है कि मैं फिर से रिपीट कराऊं, 2 बार आप इसको सुनना, आपको लर्न हो जाएंगी चीजें। कंटिन्यूटी में 2 टाइम्स आपने सुनना है, एक बार 1 की स्पीड से, एक बार 1.5 की स्पीड से सुन लेना, आपको फटाफट से सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।